यमुना तो जहरीली कर दी हरियाणा ने। सच बात यह है कि मारीच की जगह रावण कह देना। नटवर लाल के लिए नटवर और किसको बनना पड़ेगा? भला हुआ कि इनके झांसे में आकर भाजपा के नेताओं ने और चुनाव आयुक्त ने इनकी बोतल वाला पानी दिया। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए मेरे पास दो शब्द हैं, भ्रष्ट और थ्रस्ट। अगर कोई नरसंहार करने का प्रयास कर रहा है, कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, तो वो शख्स और कोई नहीं, वो अरविंद केजरीवाल की सियासत और खुद अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली सरकार नहीं, नई दिल्ली विधानसभा सीट भी अरविंद केजरीवाल की खतरे में। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो बस इस एपिसोड के बाद दिल्ली में मतदान होना है। तो दिल्ली में इस बीच बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ना होते हुए भी जैसे बहुत कुछ हो रहा है। ये थोड़ा सीखने वाली पॉलिटिक्स है, और सीखने वाली मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि अनलर्न करने वाली पॉलिटिक्स। कई चीज़ें होती ना कि ना सीखी जाए, इस पर भी बात करेंगे आगे। और कैसे जहरीली सियासत ने विषाक्त यमुना के आगे कहाँ तक चीज़ें लाकर रख दी हैं। और बात करेंगे थोड़ा बहुत कुंभ की भी। कुंभ में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन कुछ उसमें क्या कहें ग्रहण ऐसा लगा, और उस ग्रहण में कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। तो हर्षवर्धन, पहली बात तो दिल्ली, यमुना तो जहरीली कर दी हरियाणा ने, चर्चा से भाग गए। अब ये जहरीला कौन? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं देख सुन समझ पा रहे हैं। सच बात यह है कि मारीच की जगह रावण कह देना वो अनभिज्ञता हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है। हिंदू जो जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो देवता हैं, उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं, उसको न जानने की बात हो सकती है। लेकिन यमुना को जहरीला अगर किसी ने किया था, तो जो हिंदू धर्म बताता है वो एक समय में हुआ था जब भगवान कृष्ण, पता चला कि यमुना में एक कालिया नाग आ गया है, और अंत में योगेश्वर कृष्ण को वहां लीला अपनी करनी पड़ी और नाग नथैया करनी पड़ी और कालिया को उन्होंने मारा, तब जाकर यमुना जहर मुक्त हो गई थी। और कभी यमुना जहरीली नहीं हुई। तो अब नटवर किसको बनना पड़ेगा? और कोई जहरीली नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ, नटवर लाल के लिए नटवर और किसको बनना पड़ेगा? अब देखिए, ये तो कहा जाता है ना कि प्रकृति, नियति, ईश्वर सब कुछ न कुछ तय करते हैं। जब लग रहा था कि भाई भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है कांग्रेस पार्टी, चारों तरफ कोई सुनवाई नहीं है, अहंकार बहुत बढ़ गया है, एक साधु सन्यासी के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था, स्वामी रामदेव के ऊपर, अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति वो बैठा हुआ था अनशन पर, तो लगा कि हाँ अब ये बदलाव कुछ होगा। शीला दीक्षित जैसी नेता, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि उनके जैसा काम दिल्ली में किसी ने नहीं किया, किसी ने मतलब किसी ने नहीं। कांग्रेस की वो जो सरकार थी, जो शीला दीक्षित की अगुवाई वाली, उसने बड़ा शानदार काम किया था। लेकिन क्या हुआ? उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं जी। शीला दीक्षित ने काम तो किया, बल्कि काम रोका नहीं। यूं कहिए कि केंद्र और जो दिल्ली की सरकार थी, दोनों ने चूंकि मिलकर काम किया। और एक बात ध्यान रखिए कि दिल्ली में जो ज्यादा काम हुए वो केंद्र सरकारों ने कराए। और अभी भी अगर आप देखेंगे, ये हाईवे ना बने होते तो उसके बाद क्या स्थिति होती आवागमन की, और इसके साथ साथ ही जो प्रदूषण का बुरा हाल है उसकी क्या स्थिति होती है। और आपको फिर बताऊं, ये जो पानी साफ नहीं हुआ है, इसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार क्यों है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बस मेरा एक थोड़ा इंटरवेंशन नहीं, था। ये ठीक है, लेकिन कई बार जब होता है ना, क्योंकि दिल्ली का जो स्वरूप है राज्य का, अगर केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप काम कर ले रहे हैं तो ये राज्य सरकार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के ही खाते में जाएगा। बिल्कुल। अगर अरविंद जी भी ये कर पाते तो हम भी शीला जी की तरह उनकी ही बात कर रहे होते, उनकी प्रशंसा कर रहे होते। और केंद्र सरकार की वजह से तो निश्चित तौर पर जो बड़े काम हो रहे हैं वो तब भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। और शीला जी के समय में तो चूंकि भाजपा की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, क्योंकि 2004 के बाद तो सरकार आ गई इनकी, तो 2004 से 2013 तक तो शीला जी की कांग्रेस के साथ ही सरकार रही, जो कि 4 से 14 यूपीए मनमोहन सिंह थे। लेकिन उससे पहले भी, यानी दोनों सरकारों में, तो इसलिए शीला जी को क्रेडिट में दे रहा हूं। बिल्कुल। बाकी ये बात दुरुस्त है कि केंद्र सरकार यहां होती है, बहुत से काम करती है, बहुत बड़ा इलाका उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अब मूल बात पे आते हैं।
यमुना मैया को इस तरह से जहरीला करना और उसके बाद झूठ बोलकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और वहां तक नहीं रुकना, जहर फैल गया है, जेनोसाइड होगा, भाजपा ने करा दिया है। आज तक भारतीय राजनीति में, और देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिल जाएंगे, तो ये तो मतलब मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। ये मूर्खता नहीं जानते क्यों ये मूर्खता नहीं, ये जो निर्लज्जता की पराकाष्ठा इसलिए है क्योंकि उन्हीं शरद पवार, उन्हीं लालू यादव, उन्हीं राहुल गांधी सबके साथ में अरविंद केजरीवाल मिल चुके हैं ना, तो उनको लगता है कि वो मिल सकते हैं तो कोई भी मिल सकता है। नहीं, लेकिन यहां तो मिल ही नहीं सकते ना, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस कभी नहीं मिल सकते। बिल्कुल, बाकी चाहे जो हो जाए, ये दो ध्रुव हैं, भाजपा और कांग्रेस नहीं मिल सकते, दो ध्रुव हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जब अरविंद केजरीवाल की इस तरह की हरकतें रहती हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए या भाजपा को मजबूत करना चाहिए। चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में 1 वोट अतिरिक्त हो गया था कांग्रेस के पास। क्यों? क्योंकि मनीष तिवारी चंडीगढ़ के सांसद हो गए, तो 19 + 1 20 हो गया। भाजपा के पास 16 मत ही रह गए, लेकिन कमाल देखिए कि 3 मत इधर चला गया तो 16-3 19 हो गए और 20 से घट के 17 हो गए, तो 19 और 17 में भाजपा का मेयर बन गया। लेकिन डेप्यूटी मेयर दोनों कांग्रेस के बने। तो इस राजनीति को भी समझना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जो हमेशा एक चतुर सुजान राजनेता बन जाते हैं, उनको लगता है कि उनसे शातिर नेता कोई नहीं है। तो राजनीति में तो नेता, तो मूल नेता का मतलब ही शातिर होगा। अब दिल्ली के संदर्भ में अगर कहें तो आपने यमुना गंदी कर दी, आपने हवा गंदी होने से रोकने कोई काम नहीं किया, आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बता पाए। और अभी एक चीज मुझे जबरदस्त लगती है, जो 1.5 दशक पहले शीला जी के साथ किया था, वही संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के साथ किया। नहीं, कोई नहीं कर सकता अरविंद केजरीवाल के साथ जो अरविंद केजरीवाल के साथ कर चुके हर्षवर्धन। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं सहमत हूँ क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए मेरे पास 2 शब्द हैं, भ्रष्ट और धृष्ट। इसके अलावा जो उनकी राजनीति का तरीका है वो क्या है, धूर्तता और निकृष्टता। ये बहुत कठोर शब्द हैं, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से वहां चस्पा होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसको समझिए हर्षवर्धन, और मुझे लगता है कि इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे। क्योंकि जिस यमुना को गंदा करने की बात कही जा रही है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जब सांद्रण उसमें अमोनिया का ज्यादा होता, क्यों होता? क्योंकि ग्लेशियर पर पानी कम पिघल रहा होता है। और एक वो शेर कभी पढ़ा था, मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों पर पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। तो वहां तो पानी था, बर्फ थी, पानी आ गया, सांद्रण कम हो जाता रहा है। अब यहां दिक्कत है कि पानी खत्म हो चुका है आंखों का। अब इसके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आपने कहा पल्ला में सबसे ज्यादा जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, आप याद करिए कि सोनीपत और पानीपत में जो पूरा जो डाई वाला जो कलर होता है, 2022 में यही दिल्ली सरकार मान चुकी है हर्षवर्धन कि यह समस्या खत्म हो चुकी है। जल बोर्ड के अधिकारी मान चुके हैं। इसके बाद अब आप आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा से पानी इतना खराब आता है जहां से आपको 2-3 mm का मतलब मिलता है अमोनिया। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या वो NH4Cl केमिस्ट्री बताने लग गए इंजीनियर साहब, ठीक बात है ना, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बता रहे हैं। अब ये जरा इनसे सवाल पूछा जाए कि जब ओखला बैराज से आगे, जब यूपी और हरियाणा के लिए, जब फरीदाबाद पलवल वगैरह के लिए आप पानी देते हैं तो 85 mm होता है वो। तो जहर तो बना के अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, और यहां पर पानी उतना खराब नहीं आता। निश्चित तौर पर हरियाणा ने पिछले कुछ समय से, जब नितिन गडकरी, जब वहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था, जब जल मंत्री थे, उमा भारती भी थी, लगातार मीटिंग होती थी। अरविंद केजरीवाल कितनी मीटिंग में गए जरा ये बताइए आप। शीला दीक्षित को जब हर्षवर्धन कह रहे हैं ना, तो शीला दीक्षित के लिए इसीलिए सम्मान से मन भर आता है क्योंकि वो क्या करती थी कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी, लेकिन चौटाला की सरकार होती थी, ऐसा नहीं, मतलब कांग्रेस और इनेलो दोनों थी, लेकिन जब पानी दिल्ली के हक का लेना होता था तो उसमें मिलकर बैठकर बात करके दिल्ली के हक के लिए पानी ले आती थी। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं, दिल्ली वालों को जहरीला पानी दे रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नरसंहार करने का प्रयास कर रहा है, कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, तो वो शख्स और कोई नहीं, वो अरविंद केजरीवाल की सियासत और खुद अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है कि इस बार इस विश्व में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लोगों का भी दम घुट रहा है, इसीलिए भगदड़ भी मची है। भगदड़ भी मची है, लेकिन पहले संदीप दीक्षित वाली वो बात थोड़ी करें, और मुझे लगता है कि उनकी बात सुन भी थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। उन्होंने जो कहा था, वो वहां खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा हूं, 45 मिनट से प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आए नहीं।
तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल चुनौती देते थे शीला दीक्षित को। अब संदीप दीक्षित वही चुनौती जंतर मंतर पर देते हैं, बाकायदा 45 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं, कोई आता नहीं। फिर संदीप दीक्षित कहते हैं कि ये आदमी इतना झूठा है, मैं संदीप दीक्षित के शब्दों में कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो सही कह रहे हैं। नहीं ठीक है, संदीप जी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से, मैं राजकिशोर भी यही कह रहा है, हर्षवर्धन भी यही कहेंगे, कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी संदीप दीक्षित के शब्दों में कह रहा हूं। नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे सूरज पूरब से निकलता है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल से झूठा और मक्कार कोई राजनीतिक नहीं है, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं। लेकिन मैं जो संदीप दीक्षित ने कहा वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आदमी घूम घूम कर कह रहा है कि 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई और दिल्ली की राज्य सरकार कागजों में, आंकड़ों में कह रही है कि 4,000 किलोमीटर दिल्ली में सड़क तो 6,000 किलोमीटर क्या यमुना जी में विलीन हो गई, और पूरा आंकड़ा दिया है संदीप दीक्षित ने। और मुझे तो लगता है कि ये मुकाबला कहीं, और मैं ये कह रहा हूं तो कई बार होता है ना कि पलट जाएगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए थे। ये चुनाव प्रवेश वर्मा बनाम संदीप दीक्षित ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, अरविंद केजरीवाल उसमें थर्ड जो एंगल है वो बन रहे हैं। अभी तक क्या था कि संदीप दीक्षित थर्ड एंगल थे, लेकिन अब मुझे अरविंद केजरीवाल बनते दिख रहे हैं। और वोट किसको कितना मिलेगा जनता तय करेगी, किसको जिताएगी, अरविंद जी की किस्मत अच्छी फिर जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, नई दिल्ली विधानसभा सीट भी अरविंद केजरीवाल की खतरे में। अब मूल बात, जो 8 विधायक आपने कहा, 8 विधायक त्यागपत्र देते हैं, इन सब को टिकट नहीं दिया था। नरेश यादव को टिकट दिया था, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उन्होंने लौटा दिया। लेकिन सब कह रहे हैं कि भाई हमको टिकट नहीं मिला तो हम 1-1.5 महीने क्यों प्रतीक्षा किए। अब वो सब तो खैर राजनीति होती है, लेकिन इस सब के बीच में एक चीज तो मानेंगे ना कि इसका मतलब इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में नहीं आ रहे। बिल्कुल, और अगर आ रहे होते तो ये लोग चुपचाप बैठे रहते, सत्ता में आएगी तो कुछ तो लाभ मिलेगा, चलो विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा। दिलीप पांडे को सफाई देनी पड़ रही कि आम आदमी पार्टी की राजनीति एक टिकट, एक विधानसभा से ऊपर है, उनका भी टिकट कटा है। अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के भीतर का आत्मबल कमजोर हो गया है, क्या उनको अब लगने लगा है कि अब दिल्ली में हमारी कोई गुंजाइश नहीं। और देखिए एक चीज बड़ा अच्छा हुआ, भला हुआ कि इनके झांसे में आकर भाजपा के नेताओं ने और चुनाव आयुक्त ने इनकी बोतल वाला पानी नहीं पिया, क्योंकि पल्ला में तो नदी का पानी था। सर है क्या, अरविंद केजरीवाल को बोतल से बड़ा प्रेम है। अच्छा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। हाँ, तो 2 ऐसे लेके एक साथ जाते हैं। तो इस बार तो 4 कर दी उन्होंने। तो ठीक है, 2 के साथ तो 4 हो गई ना। 2 के साथ 1 के साथ 2 हुई तो 2 के साथ 4। ये बोतल वाली जो राजनीति है, सवाल यही है कि बोतल में जनता को उतार पाएंगे। लेकिन जो बोतल हाथ में लेके घूम रहे हैं वो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी। ये घातक है। और जरा एक चीज आप सोचिए, जो इस तरह की राजनीति पर आमादा हो गया हो कि जहर हो गया है, जेनोसाइड होगा, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो अभी चुनाव आयोग ने पूछा तो उसमें 5 पॉइंट जो है कि अमोनिया है, ये है, ये है। आप तो अभी तक जहर बता रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि अमोनिया की मात्रा बढ़ जा रही। और फिर वो कहते हैं, जिसको ठीक से मतलब समझा जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमने आपका संघर्ष रंग लाया दिल्ली वालों, और अमोनिया की मात्रा घट गई, 7 ppm से 3 ppm हो गई। अरे भैया, अगर इतने चमत्कारी व्यक्ति हो तुम, तो काहे नहीं हर जगह संघर्ष करते हो। मैं तो सलाह दे रहा हूं, ये सत्ता से बाहर जाएंगे, विपक्ष में रहकर संघर्ष करेंगे, तो दिल्ली वालों को साफ यमुना, साफ पानी, साफ हवा, सब कुछ साफ मिलने लगेगा, और ट्रैफिक भी पहले से बेहतर हो जाएगा। नहीं, वो भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर नहीं जाना, उनको कहीं अंदर जाना है। जब वहां अंदर जाएंगे, एक मिनट, तब हमको लगे, देखिए हम अभी संदीप दीक्षित, अब आप संदीप दीक्षित लग रहे हैं। संदीप दीक्षित ने जंतर मंतर पर कहा कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर हमको लगा नहीं आए, तो फिर हमने दिल्ली पुलिस को फोन मिलाया। हमने मिलाया कि कहीं पकड़ तो नहीं लिए गए, क्योंकि उनको तो जाना ही है। तो पता चला कि दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं, तब मुझको चिंता हुई। लेकिन अब लग रहा है कि वो सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे। तो अब सोचिए, अब आप देखिए, अभी मैंने संदीप दीक्षित की बात की, अब आप भी संदीप दीक्षित की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं संदीप दीक्षित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन तथ्यों की बात कर रहा हूं। आप इसको ऐसे देखिए ना, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पर रिहा शराब घोटाले का एक आरोपी, जो शीश महल को लेकर और सीएजी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से भ्रष्ट दिखाई पड़ रहा है, जो बंदा, वो जनता के बीच में जाकर अब कट्टर ईमानदार कहने का साहस नहीं कर पा रहा है। इसको सोचिए। फिर यमुना पर आता हूं मैं, जो आपने यमुना की बात कही, बस एक लाइन इस पर और बताना चाहूँगा। जब ये वो शख्स कहता है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक निर्वाचित सरकार इसमें जहर मिला रही है, इंजीनियर पता नहीं कहाँ से, इंजीनियरिंग खड़गपुर मतलब संस्थान का अगर किसी ने नाम खराब किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है, आईआईटी का नाम अगर किसी ने खराब किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और अमोनिया इस तरीके से मिल जाती है, इतना तो हम लोगों ने भी हर्षवर्धन पढ़ा है। मतलब जो जहर मिलाने के लिए
पानी में। किसी भी नदी में जहर मिला के और जहर गायब भी कर दिया जाए, ये कला इनको बतानी चाहिए ना। अब उसमें बता नहीं रहे। अच्छा, चुनाव आयोग ने जब पूछा, चुनाव आयुक्त ने, तो राजीव कुमार को गाली देने लग गए। देखिए ये तो बड़ा विचित्र सा है, आप चुनाव न जीत पाए तो ईवीएम को गाली दें, चुनाव आयोग। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर ये रही होगी कहीं राजनीतिक नुकसान न हो जाए, लेकिन सच यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कर्म किया है, इस पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने। मैं अभी कोई अफवाह फैलाऊं कि यहाँ जहर फैल रहा है, यहाँ आग लगने वाली, तो मुझे जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा? वो तो चाहता ही ना चाहते ही ना अरविंद केजरीवाल, लेकिन कुकर्म करके। वो कर्म नहीं है, ये धत कर्म है, ये कुकर्म है जो राजनीति में वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, कचरे के पहाड़, यमुना में जहर मिला देना, ये जो वातावरण विषैला है, तो कहते हैं ना कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जब राजा इस तरीके का हो जाता है तो फिर प्रजा भी उसकी भुक्तभोगी होती है। हर्षवर्धन, ये चीज सबको समझनी पड़ेगी, और ये होता दिखाई पड़ रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं ना कि मतलब आपने जो कहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तिहाड़ में जब वो जाएंगे, और जाना ही पड़ेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट है और जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, उसमें शराब घोटाले के आरोपों से आम आदमी पार्टी के लोग बच नहीं सकते। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जाना ही पड़ेगा। और वहां पर कह रहे हैं जितने सुप्रिंटेंडेंट है तिहाड़ वाली, आखिर तुम्हें आना है, बस जरा देर लगेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चलेगा ही, और इसलिए चलेगा क्योंकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बातें कह कर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, शीश महल बन गया, सब बन गया। अगर वो होते जो है कौन अरविंद जी, तो कहते कि जरा आप भी हो के आइए, तो लेकिन जिसके कर्म होंगे वही तो जाएगा। कुकर्म होंगे। आप कर्म क्यों कह रहे हैं? बड़ा अच्छा जो है कर्म दंड जो है, कहीं कुकर्मों पर। अरविंद जी को सुन रहा था तो किसी पत्रकार से उन्होंने कहा कि जो है, पत्रकार ने कहा कि आप तो वहाँ हो आए हैं सुविधा, तो उनका आप भी हो क्या ये? तो उसने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हमारे तो ऐसे कुछ है, मैं नेता भी नहीं हूँ, कोई कर्म भी ऐसा नहीं किया। तो बड़ा मतलब सही जवाब दे दिया जो है। नहीं तो जवाब तो जनता को देना है ना। अच्छा, एक चीज मैं कहूँ, जो आपने कहा कि प्रजा को भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ लोकशाही है, यहाँ प्रजा जो है वो जनता है, और पीपुल्स मैंडेट से राजा बनता है। यानी वो राजा नहीं होता, वो जो भी आप कह लीजिए, तो वो जो प्रतिनिधि होता है उसको बदलने का अधिकार है, ये राजशाही नहीं है। तो राजा अगर नहीं अपना स्वभाव बदलेगा, अपना चरित्र ऐसे बिगाड़ेगा, तो जनता उसका पूरा इतिहास भूगोल सब बिगाड़ देगी। इसीलिए तो कहा ना कि प्रजा को जो भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर, वो जिसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। बहुत आप कितना भी झूठ बोल लें, झूठ की कितनी भी दुकानें चला लें, लेकिन अगर जनता को हर जगह पर नुकसान हो रहा है तो जनता देखेगी ना, सोचेगी ना। और जब आप ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर की लड़ाई में आ गए हैं, अपनी सीट पर आतिशी मार लेना, कालकाजी में संघर्ष कर रही है, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया संघर्ष कर रहे हैं, तो बचता क्या है भाई? ठीक बात है। कुल मिला के ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को घूम घूम के जो। ये बताइए, हाँ, जेल से जमानत पर अरविंद केजरीवाल, जेल से जमानत पर मनीष सिसोदिया, जेल से जमानत पर सत्येंद्र जैन, और जेल से जमानत पर मोहम्मद ताहिर हुसैन। तो जनता को तो जेल वाला नहीं पसंद है ना, या पसंद करेगी तो फिर सबको पसंद कर लेगी। तब फिर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उससे फिर डर लग रहा है इनको, अमानतुल्लाह खान भी डर रहे हैं, और इनकी पार्टी के दूसरे नेता भी डर रहे हैं। हाल ये हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा दिख रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव और इकरा हसन के भरोसे हैं मुसलमान वोटों के लिए। क्यों? अब यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों? इसका कारण समझिए ना। उनको लग रहा है कि जो बहुसंख्यक वोट है उनके बीच में पुजारी ग्रंथी सब करके किसी तरीके से चीजें वापस ले जाए, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उनका लाभार्थी वर्ग उन्होंने तैयार किया था, और जो फ्री बिजली, फ्री पानी, और खासतौर से झुग्गी झोपड़ी वाला जिसका जीवन स्तर नहीं उठा पाए, उसको कुछ फ्री बीज के चलते उसी जिंदगी में रहने को अभिशप्त कर दिया गया है। लेकिन वाकई जो मिडिल क्लास है, जो दिल्ली में एक बड़ी अच्छी खासी जनता है, उनके बीच में भी ये सब चीज़ें दिखानी कि कहीं हम जो है पूरी तरीके से जो है अल्पसंख्यकवादी या मतलब जो है मुस्लिम परस्त ना दिखाई पड़े। तो राहुल गांधी चूंकि अब उतर कर आए, लेट आए, हालांकि उन पर भी चर्चा कर लेंगे, यमुना भी होया है। बताओ, राहुल गांधी तक ने मतलब चैलेंज कर दिया कि डुबकी लगा लो भाई। देखिए ऐसा है ना, राहुल गांधी जो है रिपोर्टर बढ़िया है। आप सोचिए, रिपोर्ट कर रहे थे कहाँ से? कौशिक बसु से बात की, रघुराम राजन से बात की, अभिजीत बनर्जी से बात की, बढ़िया कोविड के समय में अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। हालांकि वो 5.5% के नीचे ग्रोथ रेट लाए, उसके बाद 8.2% आ गई। फिर राहुल को देखिए आप, फिर कुछ अपना किए। अभी इधर कुछ दिन से उनकी रिपोर्टिंग रुकी हुई थी, तो मन का रिपोर्टर जागा
अब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष की स्थिति ये है कि उसको नाले के किनारे खड़े होकर, कितना बुरा लग रहा है खुद को। आपको बुरा नहीं लगता कि जहां यमुना मां होनी थी, यमुना नदी होनी थी, वहां नाला कहना पड़ रहा है? शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आती है। दिल्ली के किसी भी इलाके में जहां से यमुना नदी बहती है, नाक दबा कर गुजरना पड़ता है। नाले से भी बुरी स्थिति कर दी है। और ये बात राहुल गांधी भी अब बता रहे हैं, तब सुनीता केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे। सोनिया गांधी भी चली आई थी। सोचिए जरा, ये सामान्य बात नहीं है। राहुल गांधी को भी उतरना पड़ा है। मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को लेकर आ रहे हैं, और यमुना के किनारे खड़े होकर बता रहे हैं कि देखिए, मल्लाहों को, नाविकों को नाव नहीं चलाने को मिल रहा है क्योंकि इतनी गंदगी है, मछलियां मर जा रही, पेड़ पौधे सब खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहाना छोड़िए, मैं तो बार बार कहता हूं, वो कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने कुल्ला कर दिया, जबकि साफ दिखा कि उन्होंने कुल्ला भी किया, फिर पानी भी पिया वहां पर पल्ला में। वहां खड़े हो जाओ ना भाई। मान लिया तुम्हारी बात कि सब ठीक है, तो दिल्ली के किसी एक इलाके में 5 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ खड़े हो जाएं। योगी आदित्यनाथ तो गंगा में ठीक से नहा लिए थे। आप जाइए ना, आप स्नान मत कीजिए, आप खड़े हो जाइए। और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली का चुनाव बदल चुका है दोनों वजहों से। मुस्लिम मतदाता को साफ दिख रहा है कि राहुल प्रियंका से बड़ा उनका रहनुमा कोई नहीं है। और जो दिल्ली के जो मिडिल क्लास वाला जो 15% इधर से उधर होता था ना, कि लोकसभा में मोदी, विधानसभा में केजरीवाल, वो दोनों गायब हो गए। कहां बचेंगे? बिल्कुल। और ये बात आप देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ संदीप दीक्षित से नहीं भागे। आतिशी मारलेना ने चैलेंज किया नायब सैनी को, नायब सैनी पहुंच गए। पहुंच जाती है आतिशी मारलेना, पहुंच जाती, बिल्कुल। कुल मिला के मुख्यमंत्री आज की तारीख में आतिशी मारलेना, आतिशी सिंह क्या कहे, पता नहीं, आतिशी है बोली नहीं तो पता चला। अच्छा चलो आतिशी बोल देते हैं, चलिए ठीक है। आतिशी तो नाम है ही है, वो सिंह मार लेना बदलती रहे। अच्छा, मैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री बोल देता हूँ, खड़ाऊ मुख्यमंत्री बोल देता हूँ। हमने तो कहा नहीं है। नहीं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री ने कही। एक महिला जिसको अपमानित किया जा रहा है कि उसको मुख्यमंत्री भी नहीं रहने दिया जा रहा। अच्छा, ये बड़ा रोचक है, इस पे आप आ गए तो 2 लाइन में जरा बोल दो। नई दिल्ली विधानसभा वालों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जमानत पे आदमी नहीं बन पाएगा, पार्टी कह रही है अरविंद जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो काहे को नई दिल्ली वाले देंगे ऐसे आदमी को जो जेल चला जाएगा, और फिर रोड रोलर भी बंद हो जाता है। फिर दूसरा आ जाइए, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही, तो काहे को उनकी विधानसभा के लोग देंगे? तो दोनों सीट फंसी है। ऐसे ही यहां से भागे पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया, तो पटपड़गंज वाले जब उप मुख्यमंत्री भाग गया तो ये अवध ओझा क्या कहां टिकेंगे? और जंगपुरा में गए हैं, वहां कोई क्या भरोसा, जहां बार बार कहना पड़ रहा है कि हमारा सेनापति है, हमारा छोटा भाई है, यही उप मुख्यमंत्री बनेगा। जब इतना चिल्लाना पड़े ना, तो अंदर से आवाज आ रही होती है, बेटा कमजोर हो रहे हो, फंस गए हो। वो खग ये वाला खग ही जाने, खग की भाषा सुने है ना आप, तो कुल मिला के तिहाड़ी जाने तिहाड़ी की भाषा। नहीं, वो तो खैर तिहाड़ में आपने आतिशी मारलेना को जिता दीजिए, सुना अरविंद केजरीवाल के मुंह से? उनके नॉमिनेशन में गए अरविंद केजरीवाल? नहीं गए ना। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को भी चिंता है कि कहीं आतिशी जीत ना जाए। खुदा न खास्ता अगर आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाती है, बहुमत के आसपास आ जाती है, मैं एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, तो वैसी स्थिति में एक महिला मुख्यमंत्री, पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री, शिक्षा का जो मॉडल है, जो मनीष सिसोदिया के पीछे जिसके बारे में कहा गया था असली ताकत वो है, उस मुख्यमंत्री को हटाकर फिर अरविंद केजरीवाल वहां पर बन जाएंगे। शिक्षा का मॉडल मत बोला कीजिए। नहीं, सुनिए, जिसको बेचते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला, हम ही करें, बोला ही मत। नहीं, मैं बोलता नहीं, इस पे हमारा हो जाएगा झगड़ा। अरे शिक्षा का मॉडल होता तो मनीष सिसोदिया भाग के पटपड़गंज चले जाते जंगपुरा, और शिक्षक को लाए, और लाए हैं उस शिक्षक को जो सिर्फ कोचिंग पढ़ाने वाला है, जो सिर्फ रील बनाता है। भाई सचमुच टीचर लाते ना, कोई ऐसा शिक्षक लाते। मैं अवध ओझा के काबिलियत, उनके कर्तृत्व, असली शिक्षक थे उनके यहाँ प्रोफेसर आनंद कुमार। हाँ, तो उनको निकाल दिया ना, तो पहले ही निकाल दिया। असली वाले तो जो भी लगा जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है, वो तुरंत उसको निकाल दिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी 2 बड़ी, जिसको कहें कि मारक बातों के साथ मैदान में। पहला, मैं खुद दिल्ली को समय दूंगा। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो गारंटी है। और दूसरा, दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पार्क में एक रिपोर्टर एक अंकल जी से बात कर रहा है, चाचा जी से बात किया, कहे कि अरविंद केजरीवाल तो सबका भाई है, सबका भैया है, तो बड़ा गारंटी दे रहा है। तो चाचा जी बोले, कहे कितनी गारंटी है? आपको 15 पता होगी, हमको 16वीं पता है।
अभी बड़ा आश्चर्य का था भाई, 15 गारंटी तो ठीक है, 16वीं गारंटी कौन सी आ गई? वो कहे 16वीं गारंटी ये है कि अगर सत्ता में अरविंद केजरीवाल आए तो शपथ लेते ही 4.5 साल तक बोलेंगे केंद्र फंड नहीं दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। नरेंद्र मोदी को ये अच्छे से पता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद समय दूंगा। और दूसरा, जब मोदी यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि जहां नदी नहीं थी, जहां कालूपुरा भगवानपुरा के इलाके में कच्ची भट्टी पर शराब बनती थी, जो ऐसा इलाका था जहां से लोग अहमदाबाद का स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाने के लिए रात में डरते थे, वहां रात में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बुरके वाली महिला, क्या टोपी लगाए नौजवान, क्या बिना टोपी का नौजवान, हर कोई, हर अहमदाबादी रात को 12 बजे 1 बजे घूमता रहता है। जैसे आप मुंबई के वर्ली सी फेस पर, मरीन ड्राइव पर घूमते हैं, बांद्रा बैंड स्टैंड पर घूमते हैं, वैसे ही आप अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर घूमते हैं। और वो लगातार ठीक भी किया, वो तो 11 किलोमीटर लंबा है, जहां पानी नहीं था। यहां तो यमुना जी है, बस उसको साफ करना है, दुरुस्त करना है। तो मुझे लगता है ये दोनों जो नरेंद्र मोदी ने अपने क्रेडिट पर कहा है, ये दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि स्टैंपिंग हो जाएगी। नहीं, देखिए एक चीज आप समझिए, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं और क्या उन्होंने किया वो लोगों को दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का जो साबरमती फ्रंट वाली बात हर्षवर्धन ने कही है, उससे 100% मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। अगर जो नहीं गए होंगे उन्होंने उसकी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन जो रण में किया नरेंद्र मोदी ने, कच्छ में जो किया है, आप समझिए जहां पर पानी नहीं था वहां पर पानी पहुंचाकर वहां पर शुद्ध जल दिलाया जा रहा। सौराष्ट्र जो पूरा जो सूखे से पूरी तरीके से रहता था, किस तरीके से वहां पर काम किया। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप में इच्छा शक्ति और वाकई नियत है, और यहां नियत उल्टी क्या है? उल्टी ये है कि यहां पर जो है पल्ला से, जहां पर वजीराबाद से आपको लाना है, 40% कम हो चुकी क्षमता जो वहां पर एसटीपी है, उसको आप दुरुस्त नहीं करा रहे हैं। ओखला में जो बनना था उसको दुरुस्त नहीं करा रहे हैं। 40 एसटीपी हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की जो रिपोर्ट है वो कहती है 35 में से 22 एसटीपी किसी न किसी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यानी उनकी क्षमता ही नहीं कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरह काम कर। वही मैं कह रहा हूं, तो जो आपके पास था आपने उसकी क्या स्थिति कर दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए झूठ की इंतहा क्या है, जो आप कह रहे हैं ना गारंटी की बात, आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपया हर जो है दिल्ली वासी बचा दे रहे हैं। अब आप तो ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री हैं हर्षवर्धन, कुल मिला के 50 लाख परिवार रहते हैं, कुल 78,000 करोड़ का बजट है। और अगर 25 लाख लोगों को भी अगर आप 25,000 की अगर आप वो दे रहे हैं तो कितना हो जाता भैया, जरा बताओ। तो कितना बजट आ गया आपके पास? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि मतलब जो है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। नहीं, इंतहा तो नहीं, लेकिन दिल्ली वाले अब तो सब देख रहे हैं ना, 10 साल से अधिक का समय दे दिया और उसके बाद भी दिल्ली की स्थिति सुधरने के बजाय बदतर होती चली गई। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए और चीजें, और जो पिछली बार आपने कहा था, हम लोग जिस पर सहमत हुए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लड़ती दिख रही है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, तो कोई और कुछ कहे ना कहे, ठीक है, आप कह देंगे कि भाजपा में भी ऐसे बहुत लोग आ गए जो उटपटांग काम करते हैं, भ्रष्टाचार कई आरोप हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की इंटीग्रिटी, उनके दावे वादे पर कोई सवाल नहीं। और वो व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि टास्क पूरा करने का तो गजब का टास्क मास्टर है वो आदमी। यमुना रिवर फ्रंट बनेगा और दिल्ली वालों के लिए इससे बड़े कोई जगह होगी इंडिया गेट के अलावा, कर्तव्य पथ के अलावा। और कहा उन्होंने कि कर्तव्य पथ जैसा यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। अच्छा देखिए, ये अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो घोर आलोचक भी होगा वो भी इस बात को मानेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सेंट्रल दिल्ली विस्टा का भी जो प्रोजेक्ट है, तमाम आलोचना और तमाम चीजों के बाद तमाम पत्रकार वहां भी भरा पानी दिखाने चले गए थे, लेकिन जो बना के दिखा दिया, जिस कम समय में करके दिखाया, वो सोचने वाली बात है भाई। बहुत बड़ा लेख राजकिशोर कहा गया, मैं तो कहूंगा कि उसको तो करना चाहिए। उसमें एक या दो लोगों ने मिल के लिखा था, 2 लोगों ने लिखा था, कैसे अब रात को दिल्ली वाले आइसक्रीम खाएंगे, उनके दिन कैसे चलेंगे, वो जो राजपथ के किनारे लॉन पर आइसक्रीम खाते हुए। मुझे लगा ये लोग कुछ मानसिक विक्षिप्त हैं या क्या हो गया इनको। अरे भाई, ये कौन कह रहा है कि आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे? कर्तव्य पथ बेहतर बन गया, राजपथ का नाम जो अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता था उसको दुरुस्त किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, हमारे अपने वीर सैनिकों के नाम अंकित हुए नेशनल वॉर मेमोरियल, समर मेमोरियल बना, पहले से ज्यादा सुंदर पार्क बन गया, पहले से अच्छे से घास लगी। अब तो आप लेट के बढ़िया से आइसक्रीम जितना मन करे उतना खाइए, उतना चूसिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अच्छे अच्छे लोग हैं वहां। तो ये जिस तरह से कहा गया, और कमाल की बात यह है, मैं तो
पिछले वाले सीजन में, मतलब एक जो बारिश हो गई उसके पहले वाले में जाके मैंने जामुन खूब खाई थी, बड़ा जम के नहीं परिवार अभी साथ भी गए अगर थे। आप इंडिया गेट देखे जाइए ना तो वहां पर जो परिस्थितियां आप नहीं, देखें। मैं जामुन क्यों कह रहा हूँ, एक भी पेड़ नहीं हटा। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जामुन का पेड़ पुराना है, आप वहां बारिश के समय में जाके बैठ जाइए, बढ़िया पॉलिथीन लिए रहिए, धुल के अब जरा खाइए, सोचिए, ऐसा आनंद नहीं आएगा यहाँ ना। पर एक बात कहनी पड़ेगी हर्षवर्धन, पूरा कर्तव्य पथ बन गया, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पेड़ नहीं हटे हैं, लेकिन शीश महल बनाने के लिए कितने पेड़ काट दिए गए। तो आप ये सोचिए कि प्रकृति के साथ जघन्य अपराध किसने किया है। अपनी ऐश्वर्य और विलासिता के लिए किसी शख्स ने 4 मकानों को मिलाकर और पूरा जो उसके आसपास ग्रीनरी थी उसको कटवा दिया, यमुना को विषैला कर दिया। फिर मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी से तमाम आपकी दिक्कतें हो सकती, तमाम पॉलिटिशियंस के साथ में आपकी तमाम दिक्कतें हो सकती, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि किसी शख्स ने अगर कोई वादा किया है और उसने किस तरीके से उसको निभाया है। और एक शख्स सिर्फ जो है दूसरों पर आरोप लगाता रहा और आरोप लगाने के बाद वो सिर्फ भाग रहा है और भाग रहा, पहले लोगों को भगा रहा था, अब जब खुद डिलीवर करने की बारी आई तो संदीप दीक्षित कंकड़ मारते हैं, भाग जाते हैं, नायब सैनी सवाल उठाते हैं, भाग जाते हैं, राहुल गांधी तक पहुंच जाते हैं तो राहुल गांधी तक से भागना पड़ रहा है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि राहुल गांधी आज तक किसी को भगा नहीं पाए, वो पैदल ही चलते रहे, राहुल गांधी तक के सवालों से भागना पड़ रहा। और राहुल गांधी की काट के लिए जो आपने कहा था ना, क्यों इकरा और अखिलेश को लाना पड़ा, तो उनको लग रहा है कुल मिला के भैया यूपी से मुसलमान भाग रहा है, तो कुल मिला के यहां पर उनको लेके आओ अखिलेश को। लेकिन ये गलती है, अखिलेश के साथ में मुसलमान उसी तरीके से जाता है जैसे मोदी को हराना ठीक है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के साथ अगर समझौता ना होता, हर्षवर्धन आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, मान कर चलिए कि वो मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ ज्यादा नहीं बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 303 के ऊपर जाता, क्योंकि ये जो आपको 33 दिख रहा है ये 73 होता, इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं है। लेकिन एक बात करते हैं, थोड़ा ये चित्रण करिए और वो चित्र भी देखिएगा, याद कीजिए नरेंद्र मोदी का कोई भी चित्र। क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा कभी किया कि अपने से 2 शाही बड़ी शर्ट पहनी हो, फ्लोटर पहना हो, मफलर ऐसे लपेटा हो कि अरे बस अब इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, खांसी करते हुए भाषण किया हो, कहा हो कि हम नीली वैगन आर में घूम रहे हैं, हम तो इसी में चलेंगे, कहा हो कि हम बंगला नहीं लेंगे, एक फ्लैट में रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अच्छे से रहना। और एक मतलब राजीव शुक्ला के साथ वो इंटरव्यू है, जो कांग्रेस वाले नेता हैं, तब वो पत्रकार हुआ करते थे, उनके साथ इंटरव्यू है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अच्छे से रहना, अच्छा कपड़ा पहनना और गैजेट्स का भी मुझे शौक है। वो सब उन्होंने बताया कि कब उन्होंने वो एप्पल का जो कंप्यूटर था वो इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो सब वो सामने रखते हैं। नहीं, इसका एक और मतलब है, बस इसको पूरा कर दूं, अरविंद केजरीवाल की फ्लोटर गायब हो गई, गणतंत्र दिवस पर पहन के जाते थे, थोड़ा ठीक है, ईश्वर स्वस्थ रखे उनको, तो जो कुपोषित दिखते थे उससे काफी स्वस्थ हो गए, वैगन आर से वो एसयूवी में चलने लगे। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि शीला दीक्षित का बेटा 8.5 लाख की कार में घूमता है और अरविंद केजरीवाल 1.5 करोड़ की एसयूवी में चलते हैं। हालांकि 1.5 करोड़ वाली कौन सी है मैं नहीं जानता, इसीलिए संदीप दीक्षित के हवाले से कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो उनके हवाले से कह रहा हूँ। लेकिन आप ये दोनों चित्र सामने रखिए, और मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को पिछले 15 सालों में देखिए, वो व्यक्ति जो कहता रहा वही करता रहा, ये जो कहता रहा वो तो कभी नहीं करता रहा। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप राजनीति में इनको एक उम्मीद के तौर पर लाए थे, इतना निराश किया, इसके बाद भी अगर दिल्ली वो जीत जाएं तो हम तो फिर प्रणाम करेंगे, तब कोई कुछ भी कहेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, आप गालियां देना होगा गाली दे लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही है, ये अब नमस्ते हो चुके हैं। नहीं, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं, इसमें कोई बहुत गुंजाइश नहीं बची। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग ऐसे रहें, अच्छे से रहें, जैसे वो रह रहे थे वैसे ही उन्होंने कोशिश की कि उसी तरीके से उनका भारतीय समाज उठ पाए। गुजरात में भी उन्होंने यही कोशिश की, यहाँ पर भी। और मुझे लगता है कि तमाम जो राजनेता थे समय समय पर, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की क्यों कहूँ, और भी जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे उनकी भी इच्छा यही रही है। ये अलहदा मुख्यमंत्री है, ये अलहदा नेता है जिसने लोगों का जीवन स्तर ऊपर से उठाकर नीचे लाने का काम किया है, और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने मुफ्त चीज़ें दे दी हैं, लेकिन मुफ्त आपने दे तो दी हैं, किस कीमत पर दी हैं, और वाकई दी भी हैं कि नहीं दी हैं, और उसके एवज में कितना वसूल है। क्योंकि जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे, जब मैंने कहा शिक्षा मॉडल, तो उसमें वो नाराज हो रहे थे। मुझे लगता है जो थोड़ा सा भी असलियत जानता है, सच्चाई जानता है, उसको नाराज होना चाहिए। इसी तरीके से स्वास्थ्य का भी जो मॉडल है उसको भी देखना चाहिए। आप
यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उससे अगर आप तुलना करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा अंतर कितना हो गया। लेकिन हर्षवर्धन, अब हमें लगता है कि थोड़ा दिल्ली से जो यमुना, अब हम थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर लेकर चलते हैं। और जो कुछ प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में सब कुछ बहुत बम बम था, बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अद्भुत आयोजन हो रहा था। लेकिन जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है, जो स्टैम्पेड हुआ है, जिस तरीके से भगदड़ मची है, और उसके बाद जो शासन प्रशासन का चेहरा आया, मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावुक होते हुए भी देखा। निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, लेकिन ये भावुकता से काम चलने की बात नहीं है। इस पूरे प्रमाद में जो लोग दोषी हैं और कहां पर कसर रह गई है, उसका छोटा सा विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए, आंकड़ों पर अभी मैं सहमत नहीं हूं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार चैनल्स पर अपने अपने बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो नहीं कह सकते कितने गए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो ठीक नहीं है। कम से कम मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का जो सम्मान होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब यथोचित दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, वो दोषी मुझे दिखाई पड़ता है। नहीं, बिल्कुल है। और मैं तो लगातार ये कहता रहा, और मैं तो 11 तारीख से 26 तारीख तक वहाँ 8 दिन रहा भी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि 2001 से सारे कुंभ मैंने रिपोर्ट किए हैं, ऐसा शानदार आयोजन, ऐसा शानदार इंतजाम कभी नहीं हुआ। लेकिन जो मौनी अमावस्या की रात को हुआ, वो पीड़ा देने वाला भर नहीं है, वो बड़ी लापरवाही, बड़ी दुर्घटना का प्रमाण है। और अगर यश योगी आदित्यनाथ के माथे जाएगा तो अपयश भी जाएगा। लेकिन मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और जो डीआईजी वैभव कृष्ण है, जिस तरह से इसको खारिज करने की कोशिश करते रहे, जिस तरह से अभी भी वो सारा सच सामने नहीं आया, डिनायल मोड में। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपको अफवाह न फैले, इसके लिए सच बताना चाहिए। ठीक है, शाम को 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ही मानना है कि 11-12 बजे हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये और पीड़ा देने वाला है, क्योंकि देखिए, आपके ऊपर भरोसा है। योगी आदित्यनाथ को जब कोई सत्ता में देखता है तो अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, जिस तरह से हिंदू आस्था केंद्रों को बेहतर किया, उसमें उन्हीं से ये अपेक्षा है। और मैं फिर कह रहा हूं, योगी जी, इन अधिकारियों को किसी भी तरह से कोई भी तथ्य मत छिपाने दीजिए। आपको भी अगर कोई ये सलाह दे रहा है तो वो आपका बुरा ही कर रहा है, भला नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो गई हो, दुर्घटना तो बहुत बड़ी थी, अब उस दुर्घटना में तथ्य छिपाना हिंदू धर्म में जन्म जैसा ही मृत्यु है। मृत्यु का अंतिम संस्कार जब होता है मृत्यु के बाद, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग आस्था के चलते वहां आए हैं संगम स्नान करने, गंगा स्नान करने, उनके परिजनों की अगर मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, तो उनको पता लगे। जो लोग खोए हैं, तो इसके लिए जरूरी है सूची जारी हो, कितने मृतक, कितने घायल, कहां के कौन, वो बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी भटक रहे हैं अपने परिजनों की तलाश में। अब दरअसल इस पे 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा हर्षवर्धन। में एक बात समझिए, होता क्या रहा कि जब भी कोई आयोजन होता था, मुझे याद है कि 2001 में सबसे बड़ा कुंभ जो 144 साल वाला अभी जो कहा जा रहा है वो अभी नहीं है। अच्छा, वो 2001 में था। मैं ये कहूंगा ना कि अब तो इसको तो खारिज करना चाहिए। किसको? 144 साल का कोई कुंभ, इस गणना को हटाइए। 12 वर्ष का कुंभ होता है, प्रति 12 वर्ष पर लगता है। उस समय कई बार 144 के भी चक्कर में ये सारी चीजें होती। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक गलत तथ्य पेश किया गया, यहीं सर गलती हुई ना हर्षवर्धन में। भाई, ज्योतिष के हिसाब से अगर देखेंगे, अंकशास्त्र के हिसाब से देखेंगे, तो चलिए इस बहस में नहीं पड़ते हैं। लेकिन असली बात यहाँ पर ये देखिए, 2001 में मुझे याद है वहां पर मेलाधिकारी सदाकांत होते थे। नहीं, मेलाधिकारी जीवेश नंदन, सदाकांत, हाँ, कमिश्नर थे सदाकांत एहसान, ठीक है। मुझे याद है कि एक बड़ी अच्छी बात उनके, जब हम कवरेज करने के लिए गए, क्योंकि तब वो कमिश्नरेट नहीं था, तो कमिश्नर सदाकांत थे, मेलाधिकारी जीवेश। जी हाँ, मतलब वही थे, मुझे याद है सदाकांत। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, तमाम पत्रकार वहां पर थे, उनके साथ में कहा कि देखिए, बाकी सब तो PR एक्सरसाइज होती रहेगी, सब ठीक है, ये बताइए कि लूप होल्स कहां पर हैं। कुल मिला के अधिकारी जो जमीन से जुड़े हुए थे, वो जानना चाहते थे कि जब इस तरीके से लोग आएंगे तो उसके बाद कहां पर क्या थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, उनको दूर किया जाए। और इस तरीके से अधिकारी काम करते हैं। इस बार अधिकारियों ने बिल्कुल अपनी कोठरी में काम किया। VIP तमाम चीज़ें जो वो आपको दिखाई पड़ी हैं, नेताओं को तो आप इंगित कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो वहाँ पर पुलिस और जो प्रशासन के लोग जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे अपनी शक्ति और सत्ता का, वो एक नग्न प्रदर्शन था, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी भड़का। लेकिन इस दुर्घटना पर आते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुल बंद किए गए, क्या किया, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, पर शुरुआत से ही आपने प्लान A, प्लान B, इसको लेकर कोई
चर्चा भी नहीं की, कुछ इस तरीके की बातें नहीं की। एआई और तमाम आपने बहुत सारी व्यवस्था करके रखी गई थी, सरकार ने भी पैसा 7,000 करोड़ रुपया वहां पर दिया, कोई कमी सरकार की तरफ से नहीं थी, मंशा भी यही थी कि सब लोग बहुत अच्छे से जाएं, अच्छे से आए। लेकिन आप पूरी तरीके से जमीन से कटे हुए थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो शवों की संख्या है हर्षवर्धन, जो पहुंची है जगह जगह पर, वो 49 नंबर हो चुका है, जो कुंभ से गई है पूरे देश में। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सबकी अगर बात करेंगे मिला के, तो 49 वो संख्या हो चुकी है, और अभी भी ये 30 पर अटके हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो बात हर्षवर्धन ने कि इसको समझिए कि अंतिम संस्कार तो आप कम से कम सम्मान के साथ लेने दीजिए, ये कतई स्वीकार नहीं है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ, चूंकि खुद भी धर्मगुरु हैं और वो धर्म को समझते हैं, उसका मर्म समझते हैं, इस पर कम से कम इन अधिकारियों को आप पूरी तरीके से, अब चूंकि चल रहा है कुंभ का आयोजन चल रहा, मैं फिर एक सराहना जरूर करूंगा, ये कहूंगा कि इस भगदड़ के बाद तुरंत सारी चीजें सुचारू रूप से हो गई, ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि विदिन 30-40 लेकिन ये स्वीकार्य नहीं, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि योगी जी उन अधिकारियों को बुलाकर पूछिए, कोई भी आंकड़ा आप छिपाने की जरूरत नहीं है, कोई भी तथ्य छिपाने की जरूरत नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके ऊपर लोगों का भरोसा था, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में हो गई। मैं ये भी कह रहा हूं, देश का मानस ऐसा है जो ये मानता है कि आप पूरी नीति और नियति के साथ चाहते थे कि ये मेला बहुत अच्छे से हो, वो सारी कोशिश भी आपने की, आप लगातार। और एक चीज मैं कहूं, हो सकता है आपकी राय अलग हो, जैसे मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं जाना चाहिए। अभी खबर आ रही है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा इस पे थोड़ा दूसरा मानना है। मेरा मानना है कि इतने बड़े आयोजन में अगर प्रधानमंत्री जा रहे थे तो उनके जाने की व्यवस्था बेहतर हो, ये होना चाहिए। यानी श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को कोई समस्या ना हो। वसंत पंचमी का स्नान 3 तारीख को हो गया, तो अब कुल मिला के उसके आगे की बात हो। लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को पता भी नहीं चले कि पीएम आए और पीएम गए, वो टीवी के माध्यम से पता चले। मुझे ये लगता है इस पर, मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि जब इतना बड़ा देश में आयोजन हो रहा है तो जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख लोग हैं उनको वहां पर होना ही चाहिए। और चूंकि ये 12 वर्ष में होने वाली एक परिघटना है जिसमें निश्चित तौर पर जाना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि पब्लिक सेंटीमेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा हर्षवर्धन। जिस तरीके की स्थितियां हो गई और फिर जो शोर मचाया गया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे एक बात मैं आपको कह दूं, चूंकि हम दोनों जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये जो घटना और जो भगदड़ हुई है, इसके बाद जिस तरीके से कुछ लोगों ने उल्लास मनाया है, जिस तरीके से इस पर मतलब चीज़ें की हैं, वो बड़ी मतलब घृणास्पद है। मैं कैसे कहूँ, उस पर मेरे लिए शब्द नहीं है। और इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं क्या, इसको भी देखा जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इस पर किसी को, अधिकारियों पे कार्रवाई हो, लेकिन अगर किसी ने किसी षड्यंत्र के तहत थोड़ा सा भी इसमें कुछ प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लपकने के लिए, जैसे फील्डर नहीं खड़ा होता है फील्ड में, वैसे किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे। अब मैं क्या कहूँ, मतलब गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे थे, क्या कहें, वल्चर ही, मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसी स्थिति में। तो इससे जरूर ये शंका पैदा होती कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कुछ और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यश जो बात हर्षवर्धन ने कही तो अपयश भी उनका होगा, क्योंकि कुल मिला के अगर अब तक जितनी अच्छी चीज़ें होती चली आई हैं उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे क्रेडिट लेने की होड़ भी बहुत ज़्यादा ऐसे आयोजनों में नहीं होनी चाहिए हर्षवर्धन, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही किया गया। मतलब मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी थोड़ा ज़्यादा था उत्तर प्रदेश की तरफ से। और अभी जो इंतजाम है वो बहुत बेहतर किए गए। सबसे अच्छी बात, वो पीपीए के पुलों का प्रबंधन, उपयोग, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, इतने पीपीए के पुल कभी नहीं बने, लेकिन उन पीपीए के पुलों को क्यों वीआईपी व्यवस्था में बंद कर दिया जाता था। हमारा तो मोहल्ला दारागंज, हमारे मोहल्ले के लोग पता चला कि गए लौटने के लिए 4 पीपा का पुल आगे से आना है, तो वो सब भी परेशान थे। वो सारी व्यवस्थाएं सब इसलिए चल रही थी कि ठीक है, इतना बड़ा मेला है, कुछ कुछ होता है, अधिकारियों ने सोचा होगा। ये विजय किरण आनंद पहले भी रहे हैं इसी मेले में, 2019 में भी, तो ठीक है, उन्होंने कुछ काम समझा होगा। लेकिन विजय किरण आनंद और वैभव कृष्ण, इन दोनों की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये लोग बता कम रहे हैं, छिपा ज्यादा रहे हैं। और आप जब आप छिपाने लगते हैं तो फिर मुश्किल ज्यादा बढ़ती है। और मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आग्रह भी है हमारा, योगी जी, आपके ऊपर लोगों का भरोसा है। इतना शानदार, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, अभी मेला आधे से ज्यादा बचा हुआ है, उत्कृष्ट तरीके से हो, लेकिन
सच नहीं छिपाया जाना चाहिए, सूची जारी होनी चाहिए, सबको ससम्मान उनका अंतिम संस्कार हो, सरकार खुद कराए, और जो घायल है उनका इलाज तो सरकार करा ही रही है, मुझे पता है, उसको भी बेहतर तरीके से कराया जाए जिससे किसी के मन में कोई आशंका ना रहे। ईश्वर करे कि अब आगे कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हो, दूर दूर तक उससे सबक लिया जाए। तो बस यहीं पर अब हम लोग अपनी वार्ता को भी विराम देंगे और इस टिप्पणी के साथ में आगे आपसे विदा लूंगा कि देखिए, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले, लेकिन अतीत की गलतियों को आप छिपाकर भविष्य की राह का निर्माण नहीं कर सकते, ये देखने की बात है। और कुल मिलाकर इससे अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो तो है, लेकिन क्या सिर्फ यही 2 अधिकारी नहीं होंगे? अगर इनके ऊपर के लोग हैं, चूंकि वहाँ पर मुख्य सचिव भी थे और तमाम जो है स्पेशल सेक्रेटरी भी थे, तमाम अधिकारियों का जमावड़ा था हर्षवर्धन वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। सब कुछ होता क्या है, आप जानते हैं कि जो तमाम जो स्थानीय वॉलंटियर होते थे ना, उनकी अनदेखी कर कर नौकरशाही पर पूरी तरीके से जो निर्भरता का दुष्परिणाम होता है, उसकी एक ये बानगी है। तो यहीं पर हम लोग हर्षवर्धन अब विदा लेते हैं और बाकी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।